अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गायनी के हवाले से जो है वो एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये प्रॉफ में आपके बहुत दफ़ा आ चुका है। कम से कम ये सवाल आपके प्रॉफ में 5 से 6 दफ़ा आ चुका है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अभी रिसेंटली जो गायनी का पेपर हुआ था उसमें भी एंडोमेट्रियोसिस का क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन ना आए तो इसमें से 2-3 एमसीक्यूज तो लाजमी आते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस का टॉपिक किसी भी सूरत आप छोड़ नहीं सकते और किसी भी सूरत आप इसे मिस नहीं कर सकते। ये उन हॉट फेवरेट टॉपिक्स में से है जो वाइवे में भी सुना जाता है, जो आपके प्रॉफ में भी आता है और जो एमसीक्यूज भी इसमें से बनते हैं। तो बड़ा अच्छा सा करके मैंने एक से आप लोगों के लिए एंडोमेट्रियोसिस की स्लाइड्स बनाई हुई हैं कि एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली होता क्या है। देखें, जो हमारी यूट्रस है उसमें एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है वो एंडोमेट्रियम है, जिसमें ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्ट लेती है। अगर एंडोमेट्रियम जैसा सिमिलर टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी में यूट्रस के अलावा किसी और जगह पर बन जाए तो इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा होता है, हार्मोनल चेंजेस गर्ल्स में आती हैं, तो वो हार्मोनल चेंजेस उस टिश्यू में भी आती हैं जो बॉडी के किसी और हिस्से में मौजूद होता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि वो एक एबनॉर्मल टिश्यू होता है, तो वहाँ पर उस जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो बड़ी ही डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द नॉर्मल वन। ठीक है, तो एंडोमेट्रियोसिस एक बड़ा ही पेनफुल डिसऑर्डर है जिसमें टिश्यू जो कि सिमिलर टू एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस होता है वो आपकी बॉडी के किसी और हिस्से में बन जाता है। ठीक है, जैसे कि ओवरीज में बन जाता है या फैलोपियन ट्यूब में बन जाता है या पेल्विस में बन जाता है। ख़ास तौर पे जो कॉमनली लोकेटेड एरियाज़ हैं, ये आपके प्रॉफ का यूक्यू भी है कि जिसमें कॉमनली लोकेटेड एरियाज़ पूछे जाते हैं। तो जो कॉमनली लोकेटेड एरियाज़ हैं उसमें सबसे कॉमन लोकेटेड पेरिटोनियम है जो कि आपकी पेल्विक वॉल को लाई कर रही होती है, जैसे कि पाउच ऑफ डगलस, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और ब्लैडर। ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपने अपनी एब्डोमिन एंड पेल्विस में पढ़ा था कि ये वो पेरिटोनियम है जो आपकी जो है वो रेक्टम को, ये देखें ये पेरिटोनियम है, ये जो आपकी रेक्टम को और उसके बाद फिर ये ऐसे पॉकेट सी बनाती हुई आपकी यूट्रस को इन्वॉल्व करती है और फिर यूट्रस से आपकी एब्डोमिनल जो लेयर्स हैं जो वहाँ तक किए जाती है, एक पेरिटोनियम की लेयर है। ये जो हमारा टिश्यू होता है वो इसी जगह पर डेवलप होता है, या तो ये पाउच ऑफ डगलस इस जगह पर डेवलप हो जाता है, या इस जगह पर बन जाता है, या इस जगह पर बन जाता है, या इधर बन जाता है। ये जो पेरिटोनियम की लाइनिंग है जिसमें मोस्ट कॉमन आपकी पाउच ऑफ डगलस है, वहाँ पर ये टिश्यू कॉमनली जो है एंडोमेट्रियम का जो एबनॉर्मल टिश्यू है वो बन जाता है। ठीक है, तो और इसकी कॉमन लोकेशंस में ओवरीज आती है, फैलोपियन ट्यूब्स आती हैं। ठीक है, और भी डिफरेंट इसकी लोकेशंस है, लेकिन ये बड़ी कॉमन लोकेशन है जो कि एब्डोमेन के हवाले से है। तो इसकी लोकेशन के हिसाब से ना डॉक्टर साहबान इसके सिम्टम्स भी चेंज होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम लोग इसको बड़ी इजीली डायग्नोज कर लेते हैं। जिसमें एक डायग्राम और देखें मैंने इसमें आपको दिखाई हुई है कि जहाँ पर पेरिटोनियम, ये सारा एरिया है जहाँ पर एक्चुअली आपकी जो है पेरिटोनियम होती है। ठीक है, और इस पूरे एरिया में किसी भी जगह पर जो है ना ये बन सकता है, ये जो आप एंडोमेट्रियम का जो एक्स्ट्रा टिश्यू है जिससे हम एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट एरियाज़ भी इस डायग्राम में भी आपको ये दिखाया हुआ है कि भाई ओवरी पे भी बन सकता है, फेलोपियन ट्यूब पे भी बन सकता है, और जगह जो हैं वो आपकी पेरीमीट्रियम या मायोमीट्रियम का जो हिस्सा है वहाँ पर भी बन सकता है, इवन के सर्वेक्स में भी बन सकता है। बड़ी डिफरेंट जगहों के ऊपर ये आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर ये स्पेसिफिकली ओवरी में बने तो ओवरी में एक्चुअली क्या होता है कि ये छोटे छोटे सिस्ट बना देता है। सिस्ट कैसे होते हैं, जो कि ब्लड क्लॉट्स, उनमें ब्लड और थिक ब्राउन अपीयरेंस के छोटे छोटे से सिस्ट बन जाते हैं, जिससे जिस तरह की जो ओवरी होती है वो एक चॉकलेट अपीयरेंस देना शुरू कर देती है। ठीक है, तो अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो ओवरी में बन जाए, ओवरी में इम्प्लांट हो जाए, तो इसमें छोटे छोटे से सिस्ट की सूरत में जो कि ब्लड, जिनमें बड़े थिक किस्म का ब्राउन कलर का क्लॉटेड ब्लड होता है, और ये एक सिस्ट की शक्ल छोटे छोटे बन जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरी आपकी पूरी एक चॉकलेट की शेप देती है और हम इसको चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। ये आप लोगों ने अपनी पैथोलॉजी जो 4th ईयर में आपने पढ़ी थी उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था। तो ये देखिए ऐसे छोटे छोटे ऐसे सिस्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे सिस्ट से बन जाते हैं जिनमें क्लॉटेड ब्लड जमा हुआ होता है, और ये एक चॉकलेट की अपीयरेंस दे रही होती है, चॉकलेटी, क्योंकि बड़ा डार्क ब्राउन कलर का ब्लड होता है तो चॉकलेट की अपीयरेंस दे रहा होता है, इसकी वजह से हम इन्हें चॉकलेट सिस्ट कहते हैं।
ये बनता क्यों है एंडोमेट्रियोसिस, इसकी डिफरेंट थ्योरीज हैं जिनके आपको सिर्फ नाम याद करने, आप लोग इसको बड़ी डिटेल में 4th ईयर में पढ़ चुके हैं, तो इनकी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इनके नाम याद करने। जेनेटिकल फैक्टर्स हैं, या लिम्फेटिक स्प्रेड है, या सैमसन इम्प्लांटेशन थ्योरी है, इनके आपको जस्ट नाम आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसकी लोकेशन के हिसाब से इसके साइंस एंड सिम्टम्स डिफरेंट हैं। जैसे अगर यूरिनरी ट्रैक के किसी हिस्से पे अगर आपको एंडोमेट्रियम का टिश्यू देखने को मिलेगा तो वहाँ पर हीमाचूरिया बहुत ज़्यादा होगा, साइक्लिकल डिसयूरिया होगा, और इसी तरह डिफरेंट जगहों के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आपको और तरह के सिम्टम्स मिलेंगे। लेकिन एक कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वो कौन से होते हैं, वो मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ कि वो कॉमन सिम्टम्स कौन से होते हैं। हमारे पास कौन कौन से टेस्ट कौन कौन से हैं जो हम करते हैं जिससे हमें एंडोमेट्रियोसिस का पता चल जाता है। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन, जो कि बड़ा इजीली डिटेक्ट कर लेता है एंडोमेट्रियोसिस को। अगर उसने ओवरीज को इन्वॉल्व किया हो, जैसे चॉकलेट सिस्ट वगैरह को बहुत इजीली इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक, बड़े इजीली हम उसे डायग्नोज कर लेते हैं। एमआरआई करवा सकते हैं, लेकिन एमआरआई बहुत छोटे लीजन्स को नहीं डिटेक्ट कर सकता। अगर लीजन 5 mm से ज़्यादा है तो बड़ा इजीली उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो ट्रांस अल्ट्रासाउंड विजाइनल स्कैन हम करवा सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवा सकते हैं। लेप्रोस्कोपी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। लेप्रोस्कोपी से आपको कम से कम आपको पूरा टोटल विजुअल मिल जाता है कि उसकी एक्सटेंट कितनी है, उसका साइज़ कितना है, और अगर आप इसको अच्छे तरीके से सर्जिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, मिनिमल इन्वेसिव मेथड या वो टोटल आपको इन्वेसिव मेथड यूज़ करना पड़ेगा। आप किसी डायाथर्मी या रेडियोथेरेपी से या कॉटरी से या जो है ना मायोमेक्टमी से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। डायाथर्मी से आप इसे रिमूव कर सकते हैं, रेडिएशन से या हीट से रिमूव कर सकते हैं, या आपको इसके लिए प्रॉपर सर्जरी करनी पड़ेगी, या इतना ज़्यादा ये टिश्यू फैल चुका है कि आपको पूरी की पूरी ओवरी पूरी की पूरी यूट्रस रिमूव करनी पड़ेगी, आपको स्टेक्टमी करनी पड़ेगी। बाज़ दफ़ा स्टेक्टमी के साथ साथ आपको साल्वेंजेक्टमी भी करनी पड़ती है, ओवरीज भी रिमूव करनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा पूरा सिस्टम भी रिमूव करना पड़ जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि किसी भी प्रोसीजर किए बगैर हमें कुछ बड़ा क्लियर किस्म का कॉन्सेप्ट दे देता है अबाउट एंडोमेट्रियोसिस, दैट इज बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स क्या होते हैं? देखिए, ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जब भी कोई टिश्यू कोई आपकी किसी बॉडी के किसी ऐसी जगह पर बनता है जो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा होता है, तो वो कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स को सिक्रीट करता है ब्लड में, जिनकी मौजूदगी से हमें ये पता चल जाता है कि भाई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में है या नहीं। जैसे इसका जो एंडोमेट्रियोसिस का जो बायोमार्कर है, दैट इज़ अ केमिकल CA-125, एक आपका मार्कर है, बायोमार्कर है, जो कि प्लाज्मा में, यूरिन में और सीरम में अपेयर होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें बड़ा क्लियरली पता चल जाता है कि जनाब पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिम्टम्स बड़े इसके मैंने आपको बताया कि बड़े कॉमन है कि इसमें जो आप लोगों को जो प्रॉफ में क्वेश्चंस आएंगे, मैं भी आपके साथ आगे जाके प्रॉफ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिससे आपको क्लियरली एंडोमेट्रियोसिस को आप पकड़ सकें, जिसमें सवेयर साइक्लिक कॉलिक के पेन है, बड़ी सवेयर किस्म की पेन होती है इसमें, नॉन कॉलिक के पेल्विक पेन होती है, साइक्लिक होती है, और उसके बाद आपको ड्यूरिंग सेक्स इंटरकोर्स पेन होती है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बड़ी पेन होती है, और इनफर्टिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट कि जनाब 4 साल 5 साल हो गए, कंसीव नहीं हो पा रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, होने के साथ बहुत शदीद किस्म की पेन होती है, और एक साइक्लिक सी सवेयर किस्म की पेल्विक पेन होती है, जब भी अक्सर वो पेन रहती है। तो ये सारी फाइंडिंग्स, और ख़ास तौर पे रेक्टल ब्लीडिंग की फाइंडिंग, ठीक है, ये सारी फाइंडिंग एब्डोमेन में, फॉर एग्जांपल अगर एब्डोमेन में बना हुआ है आपका एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू, तो एब्डोमेन टेंडर रहेगी, एब्डोमेन हार्ड रहेगी, एब्डोमेन में नोड्यूल्स आपको फील हो सकते हैं, ठीक है। यूट्रस की जो मोटालिटी है, यूट्रस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इसमें बड़ी मुतासर हुई होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बड़ी क्लियरली सिम्टम्स देखने को मिल रहे होंगे इसमें मेट्रियोसिस में। देखिए, मेडिकली तो हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि किसी तरह हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकें, क्योंकि इसकी जो पेन है, जो सिम्टम्स है, वो मेंस्ट्रुएशंस के साथ बड़े सवेयर होते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए एनसेड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जो मेंस्ट्रुएशन को इनहिबिट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, LNG-IUS सिस्टम या GnHR एगोनिस्ट इस्तेमाल करते हैं, या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोजेस्टेरॉन के बारे में, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग हम यूज करते हैं, डीपोर्ट मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एस्टेट। ये एसीटेट ये क्या करती है? ये भी एक्चुअली आपके LNG-IUS सिस्टम की तरह ही काम कर रही होती है। ये भी आपकी लॉन्ग टर्म आपको मैनेजमेंट देती है, एमेनोरिया जो है वो इंड्यूस करती है, ठीक है।
और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट देती है। क्योंकि अगर इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप रोक लें, देखें इनफर्टिलिटी तो इसका बड़ा कॉमन सा सिम्टम है, इनफर्टिलिटी तो होनी है, बेबी कंसीव नहीं कर पाएगा, बेबी ये जो औरत होगी ये बेबी कंसीव नहीं कर पाएगी। तो अगर तो बहुत थोड़ी अमाउंट में एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू है तो उसे तो हम रिमूव करके इसे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर यूट्रस पूरी इन्वॉल्व हो गई है या ओवरीज इन्वॉल्व हो गई है तो फिर बड़ा इशू हो जाता है, बड़ा मसला हो जाता है। तो हम फिर मेडिकली यही सोचते हैं कि बजाय इसके कि हम कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करें, हम मेडिकली किसी तरह मेंस्ट्रुएशन को इनहिबिट करें, उसके लिए हम प्रोजेस्टेरोन यूज करते हैं, LNG IUS सिस्टम यूज करते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं, हम उसमें डिपोर्ट में डॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट यूज करते हैं। इसी तरह सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में हमारे पास कंजर्वेटिव सर्जरी है, वो मैंने आपको पहले बताया कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज की तरफ जाना है। जो कंजर्वेटिव सर्जरीज होती हैं जैसे रेडियोथेरेपी, लेजर वेपोराइजेशन, एक्सीजन, डायाथर्मी, लेकिन ये हम तब करते हैं जब बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हमारे पास प्रॉब्लम होती है, एक छोटा एरिया इन्वॉल्व होता है, बहुत कम इन्वॉल्व होता है, साथ में हम मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल थेरेपी जो है वो उसको कंटिन्यू रखते हैं तो इसकी रिकरेंस नहीं होती। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एरिया इन्वॉल्व है या बार बार कंजर्वेटिव सर्जरी करने के बाद भी टिश्यू दोबारा बनता जा रहा है, मेडिकल थेरेपी भी काम नहीं कर रही, तो फिर हमें हिस्टेक्टमी करनी पड़ती है और बाज दफा हमें उसके साथ ओवरीज को भी प्रॉपर रिमूव करना पड़ता है। तो ये इसकी डेफिनेटिव सर्जिकल टेक्निक है। तो ये एक बड़ा छोटा सा आसान सा आपका एंडोमेट्रियोसिस का टॉपिक है, जिसमें जो है वो टिश्यू एंडोमेट्रियम से मिलता जुलता बॉडी के किसी और हिस्से में बन जाता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, आपने अच्छे से इसको रीड करना है। इसके साथ ही मैंने जेनिटल हेरपीस का एक छोटा सा टॉपिक ऐड किया हुआ है नीचे, वो आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है, बहुत आसान है। जो है आप बड़ा उससे पहले हम थोड़ा सा इसके कुछ यूक्यूज डिस्कस करते हैं जो प्रॉफ में है। देखो 20 year old नली पैरस, नली पैरस का मतलब है कि भाई इसका कोई बच्चा बुच्चा नहीं है अभी तक हुआ। पेशेंट कम्स विद इनएबिलिटी टू कंसीव, 4 साल हो गए शादी को लेकिन अभी तक कंसीव नहीं कर पाई, पहला पॉइंट आपको जो मिल गया, ठीक है। नली पैरस है, आपको इनएबिलिटी 4 साल से नहीं कर पा रही, और मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर तो है लेकिन हैवी फ्लो है, बहुत हैवी है, और जब डिस्पेरोनिया की हिस्ट्री है, इंटरकोर्स के दौरान दर्द होती है, उसको डिस्मेनोरिया की हिस्ट्री है, बड़ी शदीद किस्म की पेन होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो देखें, पहला इनएबिलिटी टू कंसीव आपके पास एक पॉइंट आ गया, दूसरा हैवी मेंस्ट्रुएशन का पॉइंट आ गया, तीसरा डीप डिस्पेरोनिया का पॉइंट आ गया, चौथा डिस्मेनोरिया का पॉइंट आ गया, एंड पांचवा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, क्यों कहता है कि हमने जब वैजाइनल एग्जामिनेशन किया तो हमें ओवेरियन सिस्ट मिले, ठीक है, मल्टी जो है वो लोक्युलेटेड सिस्ट मिले, और हमें CA-125 का बायोमार्कर भी मिला। तो ये आपको 100% इस चीज की तरफ ले गया कि ये पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट है। इसी तरह एक और क्वेश्चन आप पढ़ के देख लें, कहता है 30 year old फीमेल मैरिड फॉर 5 year, 5 साल हो गए जनाब औरत की शादी हुई, प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट ऑफ पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कंसीव नहीं कर पा रही, चॉकलेट सिस्ट बना हुआ है, एंडोमेट्रियोसिस फौरी तौर पे पकड़ा आपने। 30 year old मैरिड, 3 साल हो गए जनाब, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, इनएबिलिटी टू कंसीव है, और चॉकलेट सिस्ट बना हुआ है, फौरी तौर पे आपने एंडोमेट्रियोसिस को इसको पकड़ लिया। तो ये कुछ इसके यूक्यूज थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपने इन क्वेश्चंस को आपने जब देखेंगे तो आपको फौरी तौर पे चॉकलेट सिस्ट का जिक्र हो, विजाइनल जो है ना उसमें एग्जामिनेशन का जिक्र हो, उसमें एब्डोमिनल टेंडरनेस का जिक्र हो, डीप डिस्पेरोनिया का जिक्र हो, हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो का जिक्र हो, जो है उसके बाद ब्लीडिंग का जो है ना वो जिक्र हो, इनएबिलिटी टू कंसीव का जिक्र हो, 4 साल 5 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है, और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन का जिक्र हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो है वो एंडोमेट्रियोसिस की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है। अब ये छोटा सा जेनिटल हर्पीस का आपका टॉपिक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1-2 की वजह से होता है, छोटे छोटे ऐसे वेजिकल्स बन जाते हैं आपकी जो वेजाइनल सर्फेसेज होती हैं वहाँ पर। तो ये देखें यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे वेजिकल्स बन जाते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 की वजह से। इस टॉपिक को आपने थोड़ा सा यहीं से रीड कर लेना है, ठीक है, और इसको हम ट्रीट करते हैं जेनिटल हर्पीस को, हमारे पास जो एसाइक्लोवीर का कोर्स होता है उसके साथ हम ट्रीट करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, फी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।